सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स के पास ईवीएस सब्जेक्ट है यानी इन्वायरमेंटल साइंस है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस बुक को सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस बुक को सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं। तो आज की ये वीडियो उन दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो आपकी बुक है इन्वायरमेंटल साइंस, इसका जो यूनिट थर्ड है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज, तो आज की इस वीडियो में इस पूरी यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड इसके अलावा एज यू नो हम आपको अपनी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आज की इस वीडियो में भी आपकी जो यूनिट थर्ड है इसे कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके अलावा हम समझेंगे कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको इस पूरी वीडियो का एक कंक्लूज़न बताऊँ या इस पूरे यूनिट का एक कंक्लूज़न बताऊँ, एक निष्कर्ष बताऊँ कि इस पूरे यूनिट में यानी इस पूरे वीडियो में आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करना है, बेसिकली किन टॉपिक्स से इस यूनिट से आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स हैं ऊर्जा के परंपरागत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बीच अंतर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यही क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, ऊर्जा के अनवीनीकरणीय संसाधन और ऊर्जा के, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, नवीनीकरणीय संसाधनों के बीच क्या अंतर है। ये लॉन्ग टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंदी क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा लेंदी क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जाता है मृदा अपरदन और भू निम्नीकरण, इसके अर्थ के बारे में बताइए, कारण के बारे में बताइए, आखिर मृदा अपरदन और जो भू निम्नीकरण क्यों होता है, उसके क्या क्या रीजंस हैं उनके बारे में बताइए, और बताइए कि हम किस तरीके से मृदा अपरदन और भू निम्नीकरण को रोक सकते हैं, यानी उसके बचाव के तरीके को बताइए। ये लेंदी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आर्द्र भूमि और मरुस्थलीकरण, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर अप करना है। एंड इसके अलावा नवीनीकरणीय ऊर्जा के प्रकार के बारे में इसमें आपसे पूछा जा सकता है ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो बेसिकली आपको इस वीडियो के थंबनेल में जितने टॉपिक्स शो हो रहे हैं, अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसका आप आंसर इजीली वे में दे पाओगे और अपने मार्क्स अच्छे गेट कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम में अभी तक किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बीच अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए, यानी नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधनों के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक तुलना का आधार लेंगे, यानी एक बेस लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत अनवीनीकरणीय संसाधन होते हैं। कौन से संसाधन होते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत अनवीनीकरणीय संसाधन होता है जिसका उपयोग जो मानव है, जो मनुष्य है, वो काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ करता हुआ आ रहा है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनका जो यूज़ है वो मानव काफ़ी लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें दूसरी तरफ ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में, यानी नवीनीकरणीय संसाधनों के बारे में, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नवीनीकरणीय संसाधन हैं जिनका विकास हाल फिलहाल के दिनों में ही किया गया है। यानी सपोज़ जो सौर ऊर्जा है और जो पवन ऊर्जा है, तो ये हम काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ नहीं करते हुए आ रहे हैं, ये रिसेंट में इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है उपयोग की प्रकृति। अगर हम बात करें ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, इनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा इन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता, यानी कि ये लिमिटेड है। इसके अलावा ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, इनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके ये एडवांटेज हैं, आप ये भी कह सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें भंडारण के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, इनको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ये सीमित हैं, लिमिटेड हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, यानी जो नवीनीकरणीय संसाधन है, वो असीमित हैं,
यानी असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सौर ऊर्जा के बारे में, तो सनलाइट ये हमेशा आती रहेगी, पवन ऊर्जा हवा हमेशा रहेगी, तो इनका जो भंडारण है वो असीमित है, अनलिमिटेड मात्रा में है। अगर हम बात करें पुनर्निर्माण की गति, तो जो अनवीनीकरण संसाधन होते हैं इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कोयला, पेट्रोलियम, इन्हें बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। और वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बताया जो नवीनीकरण संसाधन होते हैं उनका जो भंडारण है वो असीमित है, यानी अनलिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है, जितना यूज़ करो कर सकते हो, ख़त्म नहीं होंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। उदाहरण के लिए अनवीनीकरण संसाधन के अंदर आते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, लकड़ी गैस आदि। वहीं दूसरी तरफ नवीनीकरण संसाधन के अंदर हम आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा एक्सेट्रा। अगर हम बात करें पर्यावरण पर इफेक्ट, तो जो हमारे पुराने यानी ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो पर्यावरण के अनुकूल संसाधन नहीं हैं, क्योंकि अगर हम अनवीनीकरण संसाधनों का उपयोग करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो नवीनीकरण संसाधन है वो पर्यावरण के अनुकूल संसाधन है, इससे जो पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं होता। अगर हम बात करें लागत के बारे में, तो जो अनवीनीकरण संसाधन होते हैं ये शुरुआत में तो सस्ते होते हैं, लेकिन लंबे समय में इसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम नवीनीकरण संसाधन के बारे में बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम निवेश करते हैं वो जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर लंबे टाइम की बात करें तो ये हमें सस्ता पड़ता है। अब अगर हम बात करें ऊर्जा का प्रभाव, उत्सर्जन का प्रभाव, तो ये अधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इनसे जो ग्रीन हाउसेज गैसें निकलती है जो कि हमारे जो वैश्विक जो तापमान है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे बढ़ाती है। और वही दूसरी तरफ जो नवीनीकरणीय संसाधन है ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकालती है, तो इस तरीके से ये पर्यावरण के लिए अनुकूल संसाधन है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नवीनीकरणीय संसाधन के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सौर ऊर्जा के बारे में। आखिर सौर ऊर्जा होता क्या है? मैंने साइड बाय साइड इसमें ड्राइंग भी लगा रखी है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसे भी आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके एग्ज़ाम में किसी टाइप का भी क्वेश्चन आता है, अगर वो लेंथी क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। हालांकि मैं कुछ वीडियो में इंट्रोडक्शन लिखना भूल जाता हूँ, बट आपको ये फॉलो करना है। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी होती है, उसके बाद नीचे आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं। और अगर आपके पास डायग्राम्स हैं तो आप डायग्राम्स को ज़रूर से बनाइएगा, जो कि एग्जामिनर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालता है। जो फ्लो चार्ट्स होते हैं उन्हें ज़रूर बनाइएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ही मैं बना सकता था नवीनीकरणीय ऊर्जा के प्रकार के बारे में। डायग्राम्स हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ऊर्जा के नवीनीकरणीय प्रकार, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायग्राम्स बना देंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और लास्ट में आपको एक कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जरूर लिखना है। ये कुछ स्टेप होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है, जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं वो बूस्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का जो प्रयोग है वो प्रकाश ऊर्जा, ताप ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यानी कि हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? प्रकाश ऊर्जा, विद्युत बनाने में और ताप ऊर्जा में करते हैं। अब अगर हम बात करें पवन ऊर्जा के बारे में, तो पवन ऊर्जा पवन की गति यानी कि हवा की गति से जो प्राप्त ऊर्जा है, जैसे कि आप इस डायग्राम में चेक कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। और पवन ऊर्जा का हम यूज़ कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में हम पवन ऊर्जा का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके और बाकी टाइप्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप इसे शेयर करते हो तो एज़ यू नो नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप इसमें कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एज़ यू कैन डू। आप जितना कर सकते हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जल विद्युत ऊर्जा के बारे में। जल विद्युत ऊर्जा
बहते हुए पानी की गति से प्राप्त ऊर्जा है। जैसे कि आप इसमें चेक कर सकते हो, जहाँ पर हम डैम बना देते हैं, बांध बना देते हैं, और जो पानी गिरता है उससे जो टरबाइंस घूमते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जो टरबाइंस घूमते हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जल विद्युत ऊर्जा का जो प्रयोग है वो लंबे टाइम से किया जा रहा है, नदियों पर बांध बना के इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन। जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भूतापीय ऊर्जा के बारे में। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के जो आंतरिक भाग होते हैं उनसे प्राप्त ऊर्जा है। यानी कि जैसे कि आप चेक कर सकते हो इस डायग्राम में, नीचे हम कुछ पाइपलाइंस बिछा देते हैं और भूमि के अंदर जो गैसेज होती है उनसे जो प्राप्त ऊर्जा है, क्योंकि जो भूमि है वो काफ़ी अधिक गर्म होती है, तो आंतरिक भाग से जो प्राप्त ऊर्जा है उसे हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन, जल ताप ऊर्जा और पानी को गर्म करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके थोड़े से और टाइप्स हैं, उन्हें भी थोड़ा समझ लेते हैं। जिसमें ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार के उतार चढ़ाव से प्राप्त ऊर्जा है। जब समुद्र में जो लहरें हैं उठती और गिरती हैं तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर टरबाइन लगाए जाते हैं जिससे हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक इसी तरीके से जो तरंग ऊर्जा होती है उसमें भी कुछ इसी तरीके से डायग्राम है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम बात करें बायोगैस के बारे में, तो जो बायोगैस है वो जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त ऊर्जा है। यानी इसमें एक गड्ढा कर देते हैं जिसमें जितने भी जो सड़े गले ईंधन होते हैं, जो मलमूत्र होते हैं, या एग्जाम्पल के लिए जो भी गोबर या जो भी अपशिष्ट होता है उसे एक गड्ढे में रख देते हैं और बायोगैस का उत्पादन होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी, ताप ऊर्जा और आदि ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी चेक कर सकते हो। तो इसके बाद जो इस यूनिट से आपका सेकंड टाइप का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो है भू निम्नीकरण के बारे में। यानी कि आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, मृदा अपरदन के बारे में बताइए। आखिर मृदा अपरदन होता क्या है, या भू निम्नीकरण क्या होता है, इसके रीजंस के बारे में बताइए, और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके उपाय के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लाइन देनी है कि आखिर ये होता क्या है। भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण से हमारा अभिप्राय है भूमि की उपजन में कमी। यानी कि जो भूमि है वो उपजाऊ भूमि होती है, लेकिन अगर वो उपजाऊ भूमि से अब कम होते जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, भू निम्नीकरण। यानी कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मृदा अपरदन। देखिए मृदा अपरदन का होता है, इसका मतलब होता है जो मिट्टी है उसका खिसकाव, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जल, हवा और जंतुओं द्वारा मृदा की जो ऊपरी परत होती है वो हटकर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख भी सकते हो। और ये किन किन रीजन की वजह से होता है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जल के द्वारा, यानी सपोज इसमें किसी रास्ते से जो जल का बाढ़ आ गया तो उस तरीके से जो मिट्टी का खिसकाव हो जाता है, या फिर हवा से कहीं तूफान आ गया तो मिट्टी का जो खिसकाव है, या फिर जंतुओं के द्वारा जो उसकी ऊपरी परत है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि मृदा का कटाव या बहाव मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन की वजह से भू निम्नीकरण होता है, यानी कि जो अब ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं रही। अब अगर हम बात करें इसके रीजंस के बारे में, आखिर ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से भू निम्नीकरण हो रहा है या मृदा अपरदन हो रहा है। अब देखिए अगर मैं इसके आंसर के बारे में बात करूं तो इनके आंसर भी सेम ही होंगे। इसके उपाय क्या हो जाएंगे, जो आपके रीज़न हैं, जैसे खनन की वजह से मृदा अपरदन होता है, तो आप इसके उपाय में क्या लिख सकते हो कि खनन को कम किया जाए। अति पशुचारण, तो पशुचारण को कम किया जाए। या फिर वनों की कटाई ज़्यादा हो रही है, इसका रीज़न ये है मृदा अपरदन का, तो वनों की कटाई को कम किया जाए। तो ये इसके उपाय में आ सकते हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा खनन कार्य से जो मृदा है उसका अपरदन होता है और मृदा की जो उत्पादकता, जो क्षमता होती है वो घट जाती है। ज़्यादा खनन करने से मिट्टी का खिसकाव भी होता है और उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है अति पशुचारण। अगर आप एक ही जगह पर ज़्यादा पशुचारण करेंगे तो जो पशु होते हैं वो घास फूस को खा लेंगे
और इस तरीके से पशुचारण की वजह से भी जो भूमि है, जो मृदा है, उसकी उपजाऊ की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। तो अति पशुचारण भी इसका एक रीज़न है। नेक्स्ट है वनों की कटाई। ये तो आपको पता ही होगा, जो वन होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो मिट्टी को बांधे रखते हैं, और अगर वनों की कटाई करोगे तो ऐसे कंडीशन में मृदा अपरदन होना निश्चित है। तो चलिए थोड़ा सा और इसे डिटेल में समझ लेते हैं और क्या क्या रीजंस हैं। इसके अलावा है अम्लीय वर्षा। तो देखिए क्या होता है, जितने भी जो उद्योग होते हैं या जो कारखाने होते हैं, उनकी चिमनियों से काफ़ी सारे विषैले जो पदार्थ है, जो जहरीले पदार्थ है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो गैसेज होती हैं, ये वायु में मिल जाती हैं और वायु प्रदूषण करती हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है, यानी एसिड रेन होती है। और ये इतनी अधिक हानिकारक होती है ना, जितने भी जो जल में रहने वाले जीव हैं, उनकी इससे मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि पीएच मान को कम कर देता है, और इससे जो मृदा है उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है। नेक्स्ट है औद्योगिक अपशिष्ट। अब इसके अलावा प्रत्येक उद्योग से कुछ ना कुछ अपशिष्ट निकलता है, जो कि बिना उसे फिल्टर किए, बिना साफ़ सुथरा किए, वो डायरेक्ट नदियों में भेज देते हैं, और वही नदियों से जो किसान होते हैं वो अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो इस तरीके से जो विषैले पदार्थ होते हैं अब वो भूमि में चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो भूमि की उत्पादक क्षमता होती है उसमें कमी आती है। तो ये सभी वो रीजंस हैं जिन्हें आपको अपने एग्ज़ाम में मेंशन करना होता है, बताना होता है। नेक्स्ट है नगरीय अपशिष्ट। नगरों से निकलने वाला कूड़ा करकट नगरीय अपशिष्ट पदार्थ को सीधे नदी और नालियों में बहा देते हैं। इसके अलावा नगरों में प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि जितने भी जो अजैव निम्नीकरण कचरे होते हैं, जो कि सीधे मैदान में फेंक दिए जाते हैं, जो कि प्रकृति में लंबे समय तक रहते हैं। इससे क्या होता है, भूमि की उपजाऊ क्षमता है उसमें कमी होती है। नेक्स्ट है अति सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। जैसे कि आपको पता है, जो रासायनिक उर्वरक है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, जो कि मृदा अपरदन का जो एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इससे जो मृदा है, जो उस जगह की जो भूमि है, उसकी जो उत्पादक क्षमता होती है वो घट जाती है रासायनिक उर्वरकों के कारण, केमिकल्स की वजह से। इससे फूड पे भी असर पड़ता है। तो अब अगर मैं इसके उपाय के बारे में बात करूं कि हम किस तरीके से भू निम्नीकरण या मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, तो जो आपने रीजंस बताए वहीं आपके आंसर बन जाएंगे। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएं, इससे हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं, क्योंकि जो पेड़ लगाएंगे तो वो मिट्टी को जकड़ के रखेंगे। इस तरीके से अति पशुचारण को कम करना, अति सिंचाई को कम करना, सीढ़ी नुमा खेती करना। सीढ़ी नुमा खेती ये होती है जिसमें इस तरीके से कुछ खेती की जाती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। इससे जो भू निम्नीकरण है, यानी जो मृदा अपरदन है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम करना, और उद्योगों के द्वारा जितने भी जो फैक्ट्रीज होते हैं उनके द्वारा जो धुआं निकलता है या जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उनको फिल्टर करके आगे नदियों में भेजना, जिससे कि जो नदी गंदी नहीं होगी और जो वायु प्रदूषण नहीं होगा, जिससे जो अम्लीय वर्षा वो नहीं होगी। तो ये सभी आप इसके उपाय में लिख सकते हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, इसमें 2 टॉपिक्स और आपके रह गए जहाँ से शॉर्ट टाइप आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है आर्द्र भूमि और मरुस्थलीकरण। तो देखिए आर्द्र भूमि क्या होता है। आर्द्र भूमि होता है जहाँ पर बहुत सारा जल होता है, यानी जलमग्न एरिया को हम क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ मरुस्थलीय भूमि के बारे में, तो ये जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पर सूखा पड़ा होता है। तो इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ आर्द्र भूमि के बारे में। तो इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आर्द्र भूमि वो क्षेत्र होता है जो जलमग्न होता है, यानी कि यहाँ पर पानी की कमी नहीं होती। और आर्द्र भूमि में दलदल, झीलें और नदियों के किनारे शामिल होते हैं। आर्द्र भूमि क्षेत्र स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं। यानी कि इससे हमें पता चलता है इस एरिया में जो पारितंत्र है वो ज़्यादा है, यानी कि जो जैव विविधता है वो ज़्यादा पाई जाएगी। यहाँ पर जो जल में रहने वाले जीव है वो तो होंगे ही, और जो स्थल पर रहने वाले जीव है वो भी होंगे। यानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता है। जैव विविधता को आवास प्रदान करता है। आर्द्र भूमि जैव विविधता का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ स्थल और जल दोनों प्रकार के जो जीव है वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पानी
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जलीय जीवन है, और वो यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पर जैव विविधता का एक बहुत बड़ा केंद्र होता है, और आर्द्र भूमि कई जीवों के रहने का घर होता है, आवास होता है। जल शुद्धिकरण में सहायक, आर्द्र भूमि अशुद्ध जल को शुद्ध कर देते हैं, इसका ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। नेक्स्ट है बाढ़ को रोकने में सहायक, भारी वर्षा के समय अतिरिक्त जो जल होता है वो अवशोषित करके बाढ़ को रोकने में सहायक होते हैं। यहाँ की जो भूमि होती है वो दलदल होती है, और इस तरीके से जो बारिश भी होती है वो दलदल में जो वहाँ पर एरिया जो होता है वो जो जितना एक्स्ट्रा पानी होता है उसे अवशोषित कर देते हैं, जिससे कि जो बाढ़ की जो समस्या होती है वो कम रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पृथ्वी के जो तापमान है उसको बढ़ाती है और जलवायु परिवर्तन होता है इसी की वजह से। लेकिन जो आर्द्र भूमि है वो जो CO2 गैस है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अवशोषित करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन नियंत्रित रहता है, जिससे जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता नहीं है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। इसके अलावा आर्थिक लाभ, आर्द्र भूमि मत्स्य पालन, पर्यटन और खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी संसाधन है। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि के लिए क्या क्या खतरे हैं। इसमें रीज़न आप लिख सकते हो शहरीकरण और प्रदूषण, ये सभी वो रीजन्स हैं जिनकी वजह से अब जो आर्द्र भूमि है वो भी धीरे धीरे मरुस्थलीकरण होती जा रही है। नेक्स्ट हम बात कर लें मरुस्थलीकरण के बारे में, तो ये जस्ट उसका उल्टा है। इसमें हम क्या बताएंगे, मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर बन जाती है, जैसे कि आप इन सभी इमेज में चेक कर सकते हो, जहाँ खेती, वनस्पति और पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। अब पानी की कमी हो गई तो उस एरिया में वहीं जीव जंतु सर्वाइव कर पाएंगे जो कि उनके अनुकूल होंगे, और बाकी जो होंगे वो मर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो जैव विविधता है बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड जो जीव बचे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें क्षेत्र के बारे में, मरुस्थलीकरण ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। अब इसके रीजंस के बारे में अगर हम बात करें तो जंगलों की अंधाधुंध कटाई, अति पशुचारण, अत्यधिक सिंचाई, भूमि का अनुचित उपयोग और जलवायु परिवर्तन, तो ये सभी वो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो आर्द्र भूमि होती है ना वो भी मरुस्थलीकरण बन जाती है, यानी कि एक बंजर भूमि बन के रह जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं मरुस्थलीकरण के प्रभाव। एक तो है कृषि उत्पादन में कमी हो जाएगी, जिससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा, और जैव विविधता में कमी आएगी जो कि पर्यावरण के लिए एक असंतुलन यानी कि इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पर पानी नहीं है, जो भूमि है वो बंजर हो गई, तो सिर्फ वहीं जीव सर्वाइव कर पाते हैं जो कि उसके अनुकूल होते हैं, और बाकी सभी जीव जंतु मर जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो जैव विविधता है उसकी हानि होगी। अगर हम इसके रोकथाम के बारे में बात करें, क्या उपाय हैं, सोल्यूशन क्या है, तो सही तरीके से कृषि करना, अति पशुचारण को कम करना, और वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, पेड़ पौधे लगाना, वो जो नॉर्मल से चीज़ें होती हैं वही आपको लिखनी है, इसमें आप पढ़ भी सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF को डाउनलोड करना है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।